बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 क्लास, कैसे हैं बेटा आप? ठीक हैं। अच्छा बच्चे, मैंने आपको सबक करवाया था कौमी परचम, ठीक है, कंप्लीट करवा दिया मैंने आपको 10 दिसंबर वाले लेक्चर में। तो मैं एक बार इसकी दोहराई करवा देती हूँ न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सबसे पहले इसके ख़ास अल्फाज हैं हकीमुल उम्मत, उम्मत का दाना, खचाखच भरा हुआ, समा मंज़र, मुकर्रिरीन तकरीर करने वाले, धुने साज। तो बेटा मैं आपको रीडिंग बता देती हूँ, ठीक है। रीडिंग में हमने पढ़ा था कि बासिम, तैयब और कुर्रतुल आइन 3 बहन भाई हैं जिनके स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई है। तो उनकी वालिदा ने उनको सब्ज़ और सफ़ेद रंग के लिबास पहनाकर तैयार करके स्कूल भेजा, ठीक है। स्कूल में पूरा स्कूल सजाया हुआ था सब्ज़ हलाली परचम के साथ और झंडियाँ लगाई हुई थी और कायदे आज़म और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि की तस्वीर और उनके फ़रामीन से पूरे स्कूल को और हॉल को सजाया हुआ था, ठीक है। मेहमानों और वालिदैन और बच्चों की आमद से हाल जो था वो खचाखच भर गया। उसके बाद बाकायदा तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। बच्चों ने खुसूसी प्रोग्राम वगैरह पेश किए, ठीक है। और मुकर्रिरीन ने बारी बारी तकारीर की। तकारीर में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तारीख़ पर रोशनी डाली गई और बच्चों को बताया गया कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया, ठीक है। उसके बाद बच्चों की दिल अज़ीज़ पसंदीदा टीचर इकरा डाइस पर आती हैं और बच्चों को कौमी परचम के आदाब के बारे में और कौमी परचम के डिज़ाइन के बारे में बताती हैं कि कौमी परचम का डिज़ाइन किसकी हिदायत पर किसने डिज़ाइन किया, ठीक है। कायदे आज़म की हिदायत पर सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने कौमी परचम डिज़ाइन किया था, ठीक है। और 11 अगस्त 1947 में इसे कौमी परचम के तौर पर इख्तियार किया गया, ठीक है। उसके बाद टीचर इकरा हफीज़ जालंधरी के लिखे हुए कौमी तराने के आखिरी अशार बच्चों को सुनाती हैं और बच्चों से वादा करती हैं कि आप वादा करें कि आप पाकिस्तानी परचम के आदाब का ख्याल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौमी परचम के आदाब बताती हैं कि कोशिश करें परचम को ज़मीन पर ना गिरने दें और अगर परचम लहराया जाए तो सूरज गरूब होने से पहले पहले उतार लिया जाए। सब्ज़ और सफ़ेद रंग के अलावा किसी दूसरे रंग की झंडियाँ वगैरह ना ख़रीदें और परचम पर सिर्फ चाँद और सितारे का नक्श होना चाहिए। दूसरी तस्वीर परचम पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर दूसरी तस्वीर परचम पर हों तो परचम की बेहुरमती होती है, ठीक है। और जब कौमी तराना जो है वो या उसकी धुन बजे तो हमें एहतरामन खड़े हो जाना चाहिए और नहायत अदब और एहतराम से सुनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीचर इकरा बताती हैं कि हमारा ताल्लुक़ मुसलमान कौम से है, ठीक है। हम उम्मत मुसलमा हैं, ठीक है। हमारे आका और हमारे रहबर, हमारे रहनुमा आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने अपने उमामा मुबारक यानी अपनी पगड़ी से पहला इस्लामी परचम बनाया था, ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हर सूरत में इसका बोलबाला किया, यानी इसकी शान बढ़ाई, ठीक है। मिस इकरा ने और भी बहुत सारी मालूमात बच्चों को फ़राहम की, जिससे बच्चों ने कान लगाकर सुना और तकरीब का इख्तिताम हुआ। बासिम, तैयब और कुर्रतुल आइन अपने अब्बू के साथ गाड़ी पर घर रवाना हो गए, ठीक है। ये चैप्टर हमने पढ़ा था और अब इसकी मश्क भी मैं आपको एक बार मज़ीद इसकी दोहराई करवा देती हूँ। मश्क में सवाल नंबर 1 था बासिम, तैयब और कुर्रतुल आइन ने किस रंग का लिबास पहना हुआ था, ठीक है। सब्ज़ और सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। दूसरा सवाल था तकरीब ख़त्म होने पर किस चीज़ की धुन बजाई गई। तकरीब ख़त्म होने पर कौमी तराने की धुन बजाई गई, ठीक है। सवाल नंबर 3 था कौमी परचम के आदाब क्या हैं, कम से कम 3 आदाब लिखें। तो इसमें इसके आदाब में पहला जो लिखा हुआ था पॉइंट वो ये था कि हमें परचम को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद नहीं लहराना चाहिए और झंडियों को ज़मीन पर नहीं गिरने देना चाहिए और जब कौमी तराने की धुन बजाई जाए तो हमें एहतरामन खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद MCQs हैं। नंबर 1, सब्ज़ हलाली परचम तैयार किया गया, इसका सही ऑप्शन था कायदे आज़म की हदायत पर, ठीक है। अगला था पाकिस्तानी परचम पर बना हुआ है, इसका जीम ऑप्शन था चांद और तारा दोनों। आगे थर्ड स्टेटमेंट है जब कौमी तराने की धुन बजाई गई तो सब बे ऑप्शन इज़ द राइट आंसर खड़े हो गए, ठीक है। और आगे फोर्थ स्टेटमेंट है बच्चों की हर दिल अजीज़ टीचर का नाम था मिस इकरा,
ठीक है। कौमी तराना किस शायर ने लिखा? हफीज़ जालंधरी। तो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 और 10 में, ठीक है। तो अब मैं आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करवाने लगी हूँ, मीनार पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ख़ास अल्फाज में आपको बता दूँ। पहला लफ्ज़ है नेमत यानी इनाम, ठीक है। महकूम ग़ुलाम, तसल्लुत कब्ज़ा, मल्लाह रहनुमा, पीरो जवां बुज़ुर्ग और नौजवान, ठीक है। वलवला अंगेज़ पुरजोश, ठीक है बच्चे। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करवाने लगी हूँ, तो आपने गौर से सुननी है। आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और ग़ुलामी सबसे बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई है, ठीक है। जैसा कि पिछले चैप्टर में भी मेरा ख्याल है पीछे 1-2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और ग़ुलामी सबसे बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई है, ठीक है। आज़ादी हासिल करने के लिए कौम के बेटों को कुर्बानी देना पड़ती है। आज़ादी हासिल करने के बाद अपनी आज़ादी को कायम रखना एक कड़ा इम्तिहान होता है। कड़ा इम्तिहान होता है, सख्त इम्तिहान होता है, ठीक है। तारीख़ के अवराक़ बताते हैं, यानी पुरानी तारीख़ अगर हम पढ़ें तो उससे हमें मालूम होता है कि बरे-सग़ीर पाको हिंद पर मुसलमानों ने करीबन 1000 बरस तक हुकूमत की, यानी 1000 साल तक हुकूमत की। लेकिन अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए, यानी अपने पाँव मजबूत करना शुरू कर दिए और बरे-सग़ीर के लोगों को अपना महकूम बना लिया। महकूम यानी ग़ुलाम बना लिया, ठीक है। यानी अगर हम हिस्ट्री खोलें तो हमें मालूम होता है कि पहले बरे-सग़ीर में 1000 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे, लेकिन अंग्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर आए और अपने पंजे गाड़ना शुरू किए, यानी अपने कदम वहाँ पर जमाना शुरू किए और बरे-सग़ीर के लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया। अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के लिए 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई, लेकिन मुसलमान अपना खोया हुआ वक़ार, इज़्ज़त और शान वापस हासिल करने में नाकाम रहे। यानी अंग्रेज़ों के तसल्लुत से, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए 1857, ये तारीख़ बेटा आपने याद रखनी है, 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई, ठीक है। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से रिहाई हासिल करने के लिए 1857 में एक जंग लड़ी, लेकिन मुसलमान अपनी इज़्ज़त, शान और वक़ार जिसे खो चुके थे उसे हासिल ना कर सके। सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने कौम की कश्ती पार लगाने के लिए मल्लाह का किरदार अदा किया। मल्लाह यानी रहनुमा का किरदार अदा किया। उन्होंने मुसलमानों को सियासी शऊर बख्शा, ठीक है, सियासी तौर पर इनको बेदार किया, इनमें आज़ादी की तड़प पैदा की। हर पीरो जवां आज़ादी के हसूल के लिए उठ खड़ा हुआ। पीरो जवां यानी बुज़ुर्ग और नौजवान दोनों, बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग और जवान सब ने आज़ादी में अपना हिस्सा डाला। कांग्रेसी वज़ारतों ने 1937 और 1939 तक मुसलमानों को अपनी तंग नज़री का निशाना बनाया, ठीक है। कांग्रेस हिंदुओं की जमात थी। कांग्रेसी वज़ारतों ने भरपूर कोशिश की कि वो मुसलमानों को अपनी तंग नज़री का निशाना बनाते रहें। ये 1937 से 1939 तक की बात है, ठीक है। तरह तरह से मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा की। आखिरकार कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत यानी पुरजोश रहनुमाई, ठीक है, में एक करारदार मंटू पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, यानी मंटू पार्क का अब मौजूदा नाम ग्रेटर इकबाल पार्क है, ये आपने याद रखना है। लाहौर, ये लाहौर में मौजूद है, ठीक है, लाहौर में पेश की गई, जिसमें मुसलमानों के तशख़्ख़ुस और शनाख्त के लिए अलहदा मुमलिकत हासिल करने पर जोर दिया गया, ठीक है। कायदे आज़म की क़यादत में मंटू पार्क लाहौर, यानी जिसे अब हम ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं, में एक करारदाद पेश की गई, जिसमें मुसलमानों की अलहदा शनाख्त और पहचान के लिए अलहदा मुल्क के हसूल के लिए ज़ोर लगाया गया, ठीक है। आगे देखें, करारदाद लाहौर शेर बंगाल मौलवी फजल हक, ठीक है, ने 23 मार्च 1940 को पेश की। मौलवी फजल हक ने लाहौर में करारदाद 23 मार्च 1940 को पेश की। यह आपने लाइन अंडरलाइन कर लेनी है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसमें 2-3 पॉइंट्स बताए गए हैं। यानी करारदाद लाहौर शेर बंगाल किसने पेश की? मौलवी फजल हक ने कब? 23 मार्च 1940 में। और इसमें क्या बताया गया? बरे-सग़ीर के तूलो अर्ज़ में रहने वाले रहनुमाओं की ताईद हासिल थी, जिससे बरे-सग़ीर के तूलो अर्ज़ में रहने वाले रहनुमाओं की ताईद हासिल थी, यानी उनकी मदद हासिल थी, ठीक है। तूलो अर्ज़ में यानी पूरे बरे-सग़ीर में रहने वाले रहनुमा जितने भी थे, उनकी ताईद, उनकी मदद उसे हासिल थी। इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है।
ठीक है, आगे भी हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मश्क में से कुछ सवाल और ख़ास अल्फाज के मायने लिखवाऊँगी। मुसलमानों के लिए दो कौमी नज़रिए की मंजिल पाकिस्तान की सूरत में सामने मौजूद थी। दो कौमी नज़रिया क्या था? दो कौमी नज़रिया यानी दो कौमें, यानी मुसलमान अलग कौम हैं और हिंदू अलग कौम हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। अब मुसलमानों के सामने दो कौमी नज़रिया था, यानी पाकिस्तान की सूरत में उनके सामने अपनी अलग मुमलिकत सामने नज़र आ रही थी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दिन रात वतन पाकिस्तान के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। ठीक है, पाकिस्तान हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। बेटा यहाँ तक रीडिंग आज हम करेंगे, आगे मैं आपको ख़ास अल्फाज के मायने और सवाल नंबर 1 और 2 करवा देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी नोटबुक ओपन हो गई यहाँ पे। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, 11 दिसंबर 11 दिसंबर 2020। ठीक है, यहाँ पे जमात का काम, और दिन है जुमातुल मुबारक। यहाँ पर सबक का नाम, तो सबक का नाम मीनार पाकिस्तान। ठीक है, अब उन्वान लिखना है। सबक का नाम के बिल्कुल नीचे उन्वान, उन्वान है अल्फाज मानी। ठीक है, अब मिड में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ताकि एक साइड पर अल्फाज और एक साइड पे इसके मानी लिख सकें। यहाँ पर आपने अल्फाज और यहाँ मानी। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है नेमत। नेमत यानी इनाम। इनाम। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ है महकूम। गुलाम। महकूम का मायने है गुलाम। ठीक है, अगला लफ्ज़ है तसल्लुत। तसल्लुत। तसल्लुत यानी कब्ज़ा। कब्ज़ा। अगला लफ्ज़ है मल्लाह। वैसे इसका मफ़हूम मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मायने रहनुमा है। रहनुमा। कश्ती चलाने वाला भी हमारी रहनुमाई कर रहा होता है, सीधे रास्ते पे हमें लेके जा रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसी मायने में इस्तेमाल हुआ है। पीरो जवां,
यानी बुज़ुर्ग और नौजवान। ठीक है, अगला लफ्ज़ है वलवला अंगेज़। वलवला अंगेज़ यानी पुरजोश। वलवला अंगेज़ पुरजोश। ठीक है बच्चे, ख़ास अल्फाज के मायने मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिए हैं। एक बार इसको चेक कर लेना है आपने कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे पेज पे सवाल जवाब लिखवाने लगी हूँ। पेज नंबर 173 पे हैं मश्क में सवाल जवाब। तो यहाँ फर्स्ट जो ऊपर लाइन है वो आपने छोड़ देनी है और सेकंड लाइन पे लिखना है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, मीनार पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? मीनार पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? और आगे सवालिया निशान और सवाल नंबर 1 जहाँ आपने लिखना है उसके बिल्कुल नीचे जवाब। मीनार पाकिस्तान लाहौर में वाक़ है। जवाब लिखना है मीनार पाकिस्तान लाहौर में वाक़ है। ठीक है, और आगे खतना की अलामत। सवाल नंबर 2 है करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई? इसका आंसर मैंने आपको दौरान रीडिंग अंडरलाइन भी करवाया था। ठीक है, अगर आपको याद हो। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में 4 शोशे आएंगे। ठीक है बच्चे, 3 सीन के और 1 ते का। अक्सर बच्चे ते का शोशा नहीं लगाते तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जहाँ पर भी पाकिस्तान लिखना है 4 शोशे आएंगे। कब पेश की गई? इसका जवाब करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पेश की गई। ठीक है बच्चे, ये आपके 2 सवाल हो गए हैं, साथ में आपके ख़ास अल्फाज के मायने भी हो गए हैं।
तो आज मैं आपको इतना ही वर्क करवाऊँगी, बाकी अगले लेक्चर में नेक्स्ट रीडिंग जो रह गई है और जो सवाल और मश्क आपकी रहती है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। तो डायरी आपकी ये है कि आपने ये रीडिंग जो मैंने करवाई है इसको 2 से 3 बार करना है। इनमें से अहम पॉइंट्स आपने याद करने हैं, ये ख़ास अल्फाज याद करने हैं और ये सवाल जवाब याद करने हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ ना आए तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में उर्दू के टाइम में पूछ लेना है। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।